भारत बंद करने जा रहे हैं 29 नवंबर को। क्यों? लेकिन जब ओबीसी के समर्थन में फैसले करने की बात आती है तब नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के नहीं होते। 314 ओबीसी के बच्चे जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास किया था उनकी नियुक्ति को रोक दिया। कब किस साल में? पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि हम जाति जनगणना नहीं करेंगे और ना ही 2011 के आंकड़े पब्लिश करेंगे। तो वो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री नहीं है, वो भाजपा के प्रचार मंत्री। उनको गाड़ी दिया जाता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है ताकि वो अपने लोगों के बीच में जाएं तो लोगों को लगा ये बड़ा आदमी आ गया है। बहुत सारे लोग तो डरे हुए हैं आज की तारीख में। उनको ईडी से डराया गया है, सीबीआई से डराया। जो लोग कल लड़ते थे वो भी आज चुप दिखाई दे रहे हैं। आज़ादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हो गई, हमारी नहीं हुई। मेरे साथ विकास चौधरी हैं। ओबीसी हिंदू कह रहा हूँ, ओबीसी हिंदू जिसको आप कहते हैं, पिछड़ा समाज, वो तेज़ी से बामसेफ से जुड़ रहा है। विकास चौधरी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के। विकास, कहाँ तक पहुँचा है कार्य? अभी हम लोगों ने वाराणसी में 24 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, तो 28-29 राज्यों से लगभग 7-8 हज़ार लोग उसमें शामिल हुए थे। ओबीसी सिर्फ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो 7-8 हज़ार लोग उसमें शामिल हुए थे और हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना के लिए उसमें प्रस्ताव पास किया है और 28 नवंबर को भारत बंद करने जा रहे हैं, 29 नवंबर को। क्यों? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं। इलेक्शन में वोट लेने के लिए भी कहते हैं मैं नीच जाति का हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ, इसलिए मेरा अपमान होता है। लेकिन जब ओबीसी के समर्थन में फैसले करने की बात आती है तब नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के नहीं होते। 314 ओबीसी के बच्चे जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास किया था उनकी नियुक्ति को रोक दिया। कब किस साल में? पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया और बजट में ओबीसी को कोई डेवलपमेंट के लिए कोई प्राविधान नहीं किया। और जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट कि या तो अगली जनगणना में जाति आधारित जनगणना करो या तो 2011 के आंकड़े पब्लिश करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि हम जाति जनगणना नहीं करेंगे और ना ही 2011 के आंकड़े पब्लिश करेंगे। तो एक ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी के खिलाफ सारे फैसले कर रहा है। 27 मंत्री बना दिए ओबीसी के। मंत्री वो जो बनाए हैं वो केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए, वो केंद्रीय मंत्री हैं मगर काम उनसे भाजपा के प्रचार मंत्री के तौर पर लिया जा रहा है। 2022 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए वो 27 मंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो अपनी अपनी बिरादरी में जाएं और ये कहें कि हमको बीजेपी वालों ने मंत्री बनाया है इसलिए वोट सारा बीजेपी को दो। जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है वो लोग ओबीसी की गिनती के बारे में, ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सा देने के बारे में तो कोई बात ही नहीं करते। तो वो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री नहीं है, वो भाजपा के प्रचार मंत्री। उनको गाड़ी दिया जाता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है ताकि वो अपने लोगों के बीच में जाएं तो लोगों को लगा ये बड़ा आदमी आ गया है। तो वो जाकर के क्या कहते हैं, बीजेपी को वोट दो। ओबीसी के बारे में जितने मंत्री बनाए गए कौन सा मुद्दा उठाते हैं? इवन धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, नीट में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं किया, वो थे, इसके बाद भी लागू नहीं किया। ये तो हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद सरकार को लागू करना पड़ा। तो ये तो डीएमके के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से केस भी जीता है। हाँ, तो ये जो स्थिति है जिनको चेहरा दिखा रहे हैं, जैसे मोदी जी का चेहरा दिखा रहे हैं, आरएसएस वालों ने मोदी जी का चेहरा दिखाया, मोदी जी को ओबीसी का कोई काम करने नहीं देते हैं। ऐसे ही जो तमाम पिछड़े वर्ग के मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं वो चेहरा है, वोट लेने के लिए चेहरा है, मगर वो कोई तो ऐसे तो सब पार्टियां करती है, सपा हो, बसपा हो या माफ कीजिएगा कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर बात ही नहीं कर रही है डीएमके के अलावा। जो लोग सोशल मूवमेंट से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग तो डरे हुए हैं आज की तारीख में। उनको ईडी से डराया गया है, सीबीआई से डराया। जो लोग कल लड़ते थे वो भी आज चुप दिखाई दे रहे हैं। जो कल लड़ते थे वो आज चुप क्यों हो गए? क्योंकि उनको ईडी और सीबीआई से डराया गया है, इसलिए डर की वजह से वो चुप हैं। तो इसलिए इस बात के लिए भी तो हम लोग अभियान चला रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर गलत तरीके से कार्यवाही की जा रही है और उनको डरा के रखा गया है। विकास भाई, आपने पूरा जीवन बामसेफ को देना तय किया है। हम तो देश में, हमारे सामने ये लक्ष्य है कि देश में जो पिछड़ा वर्ग है, हम लोग 52% है 1931 की जनगणना के अनुसार। आज़ादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हो गई, हमारी नहीं हुई।
तो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना देश में जरूरी है। और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वामसेप देश भर में इस लड़ाई को लड़ रहा है, ओबीसी को जागृत करने का काम कर रहा है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश में ओबीसी को संगठित किया जाए, जागृत किया जाए, और जो उनके हक अधिकार आज़ादी के 75 साल में नहीं मिले वो उनको दिलाया जाए। क्योंकि आप चाहते हो आपको अधिकार मिले, मगर आप आगे नहीं आना चाहते तो आपको अधिकार कैसे मिलेगा। इसके लिए अगर हमको हमारी ज़िंदगी लगानी पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लगाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये लड़ाई 52% समाज की, आधे से अधिक आबादी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है देश में, उसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। वो लड़ाई तो शुरू करनी पड़ेगी देश में, और इसलिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अभी जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, ये लगभग 18 राज्यों में वो हो गया है। 28-29 राज्यों से हमारे अधिवेशन में लोग आए थे वाराणसी में। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है, और देश भर में ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला मजबूत संगठन हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा तैयार कर रहे हैं। और वामसेप उसमें हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि वामसेप का नेटवर्क देश भर में है। तो वामसेप की मदद की वजह से ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। तो ये जो हम अपनी ज़िंदगी लगा रहे हैं, अपने समाज के लिए लगा रहे हैं। लोग कैसे जुड़े हैं? और बहुत लोग के दिमाग में भर दिया गया कि वामसेप शेड्यूल कास्ट का संगठन है, उससे न जुड़े। देखिए, देश में जितने मूवमेंट होते हैं तो आरएसएस बीजेपी के लोगों की चाल है कि वामसेप शेड्यूल कास्ट का है, तेजस्वी की पार्टी यादवों की पार्टी है, अखिलेश की पार्टी यादवों की पार्टी है, कोई पार्टी चमारों की पार्टी है, कोई पार्टी मौर्य की पार्टी है। आरएसएस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। आरएसएस ब्राह्मणों का नहीं है, वो तो हिंदुओं का है। आरएसएस पर ब्राह्मणों का कब्जा है तो आरएसएस ब्राह्मणों का है, बीजेपी ब्राह्मणों की है, मगर वो ब्राह्मणों की नहीं है, उसको कोई प्रचार नहीं, ना कोई बोलता है, वो हिंदुओं का है। हिंदू के नाम पर 52% ओबीसी को और SC/ST के लोगों को भी गुमराह करके वो समर्थन ले रहे हैं, और 3.5% के लोग बहुसंख्यक बन रहे हैं, और कब्जा ब्राह्मणों का करा कर रखे हैं। तो ये जो देश में वामसेप का फुल फॉर्म ही है, द ऑल इंडिया बैकवर्ड, फिर हिंदी बेरेकट SC/ST OBC, फिर एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो बैकवर्ड शब्द तो पहले ही है वामसेप में। तो वामसेप तो SC/ST OBC माइनॉरिटी सबका संगठन है, मतलब बहुजन समाज का संगठन है। लेकिन उसको बदनाम किया जाता है क्योंकि इस देश में ब्राह्मणों को ये डर लगता है कि जो 52% OBC को हिंदू के नाम पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसको फूले साहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी समझ में आ गई तब तो हम इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते। वो आइडियोलॉजी समझाने वाला सबसे बड़ा संगठन देश में वामसेप है। अगर वामसेप के पास चले गए ओबीसी के लोग तो उनको फूले साहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगी, और आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगी तो उनका उपयोग हिंदू के नाम पर नहीं किया जा सकता है। तो जो 3.5% के ब्राह्मण प्रधानमंत्री बना रहे हैं वो सरपंच बनाने लायक नहीं रह जाएंगे। ये उनकी समस्या है, इसलिए वो गलत तरीके से प्रचार करते हैं। कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे अपना मैसेज? नहीं, देश भर में अभी हमारे डे टू डे कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर आप देखें तो 14-15 राज्यों में हमने राज्य अधिवेशन अपने किए, अभी इस साल किए, अभी आगे भी ये दिसंबर तक हम इसको जारी रखेंगे। मीडिया नहीं है आपके पास, मैं इसको आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत तैयारी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग बड़े पैमाने पर उसका कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में उसको हम लोग और मजबूत करना चाहते हैं। तो उसके लिए गांव लेवल तक हम लोग नेटवर्क पैदा करने का काम कर रहे हैं कि हर जगह और तमाम प्रकार का नेतृत्व सेंट्रल से लेकर के गांव लेवल तक का नेतृत्व तैयार करने का काम चल रहा है बड़े पैमाने पर। और आपको खुशी की बात बताते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है ओबीसी नहीं जुड़ता है। मैं जो इतना दिन से काम कर रहा हूँ, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि जितना मेरी अपेक्षा है उससे ज़्यादा ओबीसी के लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। अपेक्षा से ज़्यादा रिजल्ट ओबीसी में। मुझे तो इस बात का भी एहसास हुआ कि ओबीसी में काम नहीं हुआ, इसकी वजह से ओबीसी नहीं खड़ा हुआ। अगर ओबीसी में काम हुआ तो बहुत जागरूकता आ रही है, क्या लग रहा है सोशल मीडिया की बड़े वजह से? पैमाने पर जागरूकता आ रही है। अगर आप सोशल मीडिया में देखें लोग मुखर हो रहे हैं। इवन चौराहे पर अगर आप बैठ के देखें जहाँ 10 ओबीसी के लोग बैठे हैं तो आप बातचीत सुनिए उनकी, और उसमें अगर कोई मनवादी ब्राह्मणवादी बात कर रहा है तो उसको टोकने का काम भी करते हैं। देश भर में इतने संगठन अब जैसे ओबीसी महासभा है, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास, ये सब आप लोग एक साझा कुछ कोशिश कर रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है, जब कोई आइडियोलॉजी बढ़ती है तो ये एक अच्छा संकेत है कि तमाम लोग इस बात के लिए आगे आना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके लड़ाई लड़ने का काम करें। जो बड़े मुद्दे हैं कम से कम सब लोग अपना अपना संगठन अलग अलग चलाएं, मगर जो बड़े मुद्दे हैं उसके लिए हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम करें। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं लगातार कि लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि कोई आइडियोलॉजी जब बढ़ती है तो ही उसके संगठन बढ़ते हैं। ये विकास चौधरी थे, ओबीसी समाज से आते हैं और वामसेप के सबसे
बावन विश्राम के सबसे करीबी लोगों में से एक हैं और अखिल भारतीय ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में फूले पेरियार अंबेडकर संविधान को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है और वो अपने हक अधिकार के लिए भी सचेत हो रहे हैं और उसमें विकास चौधरी जैसे लोगों की भूमिका अहम है। हम जैसे लोग तो सिर्फ पत्रकार हैं जो आप तक इन लोगों के काम को, संघर्ष को आप तक पहुंचाते हैं। असली पर्दे के पीछे ये लोग हैं, ये असली हीरो हैं जो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।